हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अरस्तु का पार्ट 2, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु के क्रांति पर विचार। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अरस्तु और प्लेटो का कंपैरिजन हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की प्ले लिस्ट है, जिससे आप कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार क्या है। देखिए, अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार हैं वो कौन सी बुक में दिए गए हैं? पॉलिटिक्स के अध्याय 5 में। देखिए, ये जो है एनटीए का पीवाईक्यू भी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार पॉलिटिक्स के कौन से चैप्टर में दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, पॉलिटिक्स के चैप्टर 5 में अरस्तु ने समस्याओं की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा की है, जिसने इसे आने वाले समस्याओं के लिए राजनयिकों की निर्देश पुस्तिका बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो आने वाले राजनेता हैं, राजनयिक हैं, जो राजा हैं, उनके लिए एक ये गाइडेंस का काम करेगी। जिस समस्या पर इसमें अरस्तु ने विचार किया था, राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी समस्या या क्रांति के कारण और निवारण। इस पुस्तक में किस पर बात की गई है कि जो क्रांति के कारण और निवारण है या फिर राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी समस्या है, इसमें इसमें बात की गई है। अरस्तु के विश्लेषणात्मक और अनुभव मूलक मस्तिष्क ने इसके अनेकों कारण बताए हैं जो राज्य के जीवन को प्रभावित करेंगे। जो क्रांति के कारण हैं बहुत सारे बताए हैं अरस्तु ने, वो किसे प्रभावित करेंगे? राज्य के जीवन को प्रभावित करेंगे। जैसे जिस प्रकार एक चिकित्सक अपने रोगी का परीक्षण करता है फिर रोगों को दूर करने के उपाय बताता है, उसी प्रकार अरस्तु, जो एक चिकित्सक निकोमेकस का बेटा था। अरस्तु के फादर क्या थे? एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। उन कारणों को निश्चित करने का प्रयत्न करता है। आगे देखते हैं, जो राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी होते हैं फिर उनके निदान के उपाय बताता है। क्रांति के कुछ कारण होते हैं जिससे कि राज्य का पतन होना संभव होता है, लेकिन उसने उपाय भी बताए हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ये गेटल है, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है, राजनीतिक दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन न होकर शासन की कला पर लिखी पुस्तक है। ये बहुत फेमस कोट्स है इनका, और इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाएगी कि किसने बोला है कि पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन न होकर शासन की कला पर लिखी पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा गेटिल। इसमें अरस्तु ने उस समय के कानून में प्रचलित बुराइयां, राजनीतिक प्रणालियों के दोषों का विश्लेषण किया है। जिस टाइम पर अरस्तु थे उस समय जो यूनान में प्रचलित बुराइयां थी, उन्होंने उनकी बुराइयां और उसमें जो दोष थे उसी का वर्णन इसमें किया है। उनके परिणाम स्वरूप आ सकने वाले खतरों से बचने के सबसे अच्छे तरीकों के रूप में व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। ये सब किसने बोला है? गेटेल ने बोला है अरस्तु के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड है हमारे डनिंग। इनका नाम भी याद रखिएगा। डनिंग ने क्या बोला है? इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि पॉलिटिक्स की बुक 5 में अरस्तु ने विचार में उन कारणों का वर्णन किया है जिनके कारण क्रांति आती है। उसके बाद उतने ही अच्छे तरीके से उन्हें रोकने के उपायों का भी वर्णन किया है। देखिए, गेटेल ने क्या बोला? गेटेल ने बोला कि पॉलिटिक्स राजनीतिक दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन न होकर शासन की कला पर लिखी पुस्तक है। वहीं डनिंग ने क्या बोला? डनिंग ने बोला कि जिस जिन जिनके कारण क्रांति आती है उसके बाद उतने ही अच्छे से उन्होंने उसे रोकने के उपाय भी बताए। एक तरफ तो वो क्रांति के आने के कारण बताते हैं, दूसरी तरफ उससे बचने के उपाय भी बताते हैं। अब कहते हैं अरस्तु क्या कहते हैं। देखिए, क्रांति के अनुसार, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संगठन में परिवर्तन, शासकों में परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए राजतंत्र से कुलीन तंत्र में परिवर्तन। एक बड़े परिवर्तन का उदाहरण एक क्रांति है। कहने का मतलब यह है कि क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब है जो प्रेजेंट में जो भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको एक तरीके से उलट देना, उसमें परिवर्तन लाना, यही तो क्रांति होती है। तो अरस्तु कहते हैं कि परिवर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब कहाँ आते हैं? वो एक क्रांति के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जब लोकतंत्र कम लोकतांत्रिक बन जाता है, मीन लोकतंत्र जो होता है कम लोकतांत्रिक बन जाता है, तो वह भी एक क्रांति है।
यद्यपि ये एक छोटा परिवर्तन है। अरस्तु के मत में राजनीतिक परिवर्तन एक क्रांति है, चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे पूर्ण हो या आंशिक। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा राजनीतिक परिवर्तन होता है कि पूरी सिचुएशन को बदल कर रख देता है, तो वो भी क्या है, एक क्रांति है। अब चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या फिर छोटे से एरिया में हो या फिर बड़े से एरिया में, आएगा वो क्रांति के अंतर्गत ही। अतः अरस्तु के क्रांति के विचारों को बताने के लिए कहा जा सकता है कि क्रांति का क्या अर्थ है। आइए देखते हैं क्रांति क्या हो सकती है। देखिए, फर्स्ट है शासक वर्ग में परिवर्तन, यानी जो शासक होते हैं अगर उनमें परिवर्तन होता है तो वो भी एक क्रांति है। सेकंड है एक परिवर्तन जो प्रकृति में राजनीतिक है, यानी राजनीति में जो परिवर्तन होता है वो भी हमारा एक क्रांति है। थर्ड है राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक रूपांतरण, राजनीति में जो अस्थिरता आती है या फिर उसका रूपांतरण होता है वो भी एक तरीके की क्रांति है। फोर्थ है हमारा हिंसा, विनाश और खून खराबे के उपरांत आया परिवर्तन। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी हिंसा चलती है, खून खराबे होते हैं, उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो भी क्या है, एक क्रांति ही कहलाएगी। देखिए, अरस्तु एक स्थिति को वैसे ही बनाए रखने का पक्षपाती है और राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहने वाला व्यक्ति था, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन अपने साथ विध्वंसात्मक और हिंसक परिवर्तन लाते हैं। आपने देखा होगा जब जब राजनीति में परिवर्तन होता है तो बहुत सारे खून खराबे होते हैं, जगह जगह पर हिंसा होती है, कहीं धार्मिक हिंसा होती है। तो उस अरस्तु क्या चाहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, हिंसा होगी। हिंसा क्या होगी, उससे मानव का नुकसान होगा, बहुत सारे खून खराबे होंगे, तो इसलिए अरस्तु ऐसा नहीं चाहते हैं। देखते हैं आगे। इसलिए अपनी पॉलिटिक्स में अरस्तु ने क्रांति के सामान्य और विशिष्ट कारणों की बड़े विस्तार से व्याख्या की है। अरस्तु की बुक है पॉलिटिक्स, उसमें अरस्तु ने क्रांति के जो नियम कारण हैं उनकी बहुत ही बड़े विस्तार से व्याख्या की है और उससे बचने के सुझाव भी दिए हैं। देखिए, प्रोफेसर मेक्सी, अब इनका नाम याद रखिएगा, अभी तक हमने डनिंग पढ़े, गेटेल पढ़े, अब हम मेक्सी पढ़ेंगे। मेक्सी ने क्या बोला, क्रांति के उन सामान्य कारणों को पहचानने का प्रयास किया है जो अरस्तु द्वारा अपनी पॉलिटिक्स में बताए गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं देखिए। सर्वोच्च अधिकार और विशेष अधिकारों के प्रति अनुरक्ति जो मनुष्य मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों से घृणा एवं विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है जो उनके मत में, यानी कि अनुचित रूप से अन्य व्यक्ति को प्रतिष्ठा समृद्धि में उनसे ऊपर उनके बराबर स्थिति कर देती है। एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दूसरों को रंभीत करने के लिए सत्ता हथियाना, राज्य या कुलीनों के समान आचरण करना। सत्ता हथियाने के लिए भी कैसे अलग अलग परिवर्तन होते हैं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन के टाइम पर कैसे कैसे लोग एक दूसरे को प्रवाहित करते हैं कि पूरा परिवर्तन ही हो जाता है। गलत काम करने के दोषी व्यक्ति द्वारा अपने दोषों को छिपाने, निरंतर क्रांति के लिए प्रयास करते रहना, दूसरों के आक्रमण से स्वतंत्र हुए व्यक्ति द्वारा क्रांति प्रारंभ करना, अपने शत्रुओं का पूर्वानुमान लगा सके जिससे वो, देखिए जो व्यक्ति गलत काम करता है वो अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करता है। कैसे छिपाता है, कुछ ना कुछ क्रांति करके। आपने देखा होगा गलत आदमी ज्यादातर शोर शराबा या चिल्ला कर ही बात करता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। दूसरों के जो आक्रमण से अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी कुछ क्रांति कराएं, मेन बदले की भावना आ जाती है। तो इस तरीके से ये सब क्या होता है, क्रांति के अंतर्गत आता है। राज्य के किसी भाग की प्रादेशिक, सामाजिक, आर्थिक, समाज तो अनुपातहीन वृद्धि, जिसके कारण अन्य भागों को इस बाहुल्य वृद्धि को रोकने प्रतिकार के उग्र उपायों का प्रयोग करना पड़े। विभिन्न जाति के लोगों का विरोध और आपसी द्वंद्विताएं। आपने देखा होगा आजकल जाति को लेकर तो कुछ ज्यादा ही संघर्ष देखने को मिलते हैं, तो एक दूसरे जब जातियों में संघर्ष चलता है तो कुछ ज्यादा ही बड़ी क्रांति आती है। पारिवारिक कलह और झगड़े, पारिवारिक कलह और झगड़े भी क्रांति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कभी कभी पारिवारिक कलह इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, पूरे के पूरे परिवार खत्म भी हो जाते हैं। पूरा उनका जो वो होता है, एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि एक परिवार के साथ और परिवार भी जुड़े होते हैं। पदों और राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धी वर्गों, राजनीतिक गुट तथा दलों में संघर्ष। आपने देखा होगा कि राजनीतिक सत्ता के लिए कितना वर्गों में राजनीतिक गुट और दलों में कितना संघर्ष होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं।
क्रांति के सामान्य कारणों में अरस्तु विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के विशिष्ट कारणों को सम्मिलित करता है। लोकतंत्र में क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लोकप्रिय नेता की असैद्धांतिक विशिष्टताएं हैं। क्रांति के इन कारण को बताने के साथ ही अरस्तु इनसे बचने के उपाय के सुझाव भी देता है। अब मेक्सी क्या कहते हैं, देखिए। अरस्तु के लिए कानून के प्रति आज्ञाकारिता की भावना बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है ईर्ष्या को दूर रखना, उससे बचना, क्योंकि कानून का उल्लंघन अलक्षित रूप में प्रारंभ होता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, कानून का उल्लंघन कर देते हैं। अंत में राज्य की बागडोर थाम लेता है। सेकंड है सरकार से अलग किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करने की अपेक्षा अच्छा व्यवहार करना और उनके पथ प्रदर्शकों को उपयुक्त मान देना। आजकल आपने देखा होगा हमारे जो देश की कंडीशन है उसमें किस तरीके से एक कम्युनिटी को कुछ अच्छे से उसको दिया जाता है, दूसरों को नेग्लेक्ट किया जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि सरकार को भी ये चाहिए कि सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके जो पथ प्रदर्शक हैं उनको भी उपयुक्त मान दे। अरस्तु के मत में क्रांति को रोकने का तीसरा तरीका है देशभक्ति को सदैव सर्वोच्च भावना बनाए रखना। धर्म से उठकर, वर्ग से उठकर, जाति से उठकर सबसे पहले क्या है, देशभक्ति को सदैव सर्वोच्च भावना बनाए रखना। जन सामान्य को देश के प्रति उत्तेजित करके रखना, उस शासक को जिसके पास राज्य की देखभाल का कार्य है। आतंक ढूंढना होगा, दूरगामी खतरों के पास लाना होगा ताकि नागरिक सदैव सतर्क रहे और रात में चौकीदारी करने वालों की तरह हमेशा चौकन्ने रहे और कभी भी सावधानी कम ना करें। चौथा साधन है असंतोष को दूर करना, जो पद की असमानता से जन्म लेता है। देखिए लास्ट में क्या है, अरस्तु के मत में क्रांति को दूर ही रखना चाहिए, इसलिए वह अपने समय का स्थिति को जैसी है वैसी ही बनाए रखने के मत का पक्षपाती था। अरस्तु का कहना क्या था कि क्रांति से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसी स्थिति है उसको वैसे ही बनाए रखिए, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि चेंज कब होती है, जब क्रांति आती है, तो तभी तो सारा परिवर्तन आता है। तो ये थे आज के इस लेक्चर में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।